लखनऊ शहर दोपहर के 2 बजे। शहर के सबसे बड़े मॉल की पार्किंग में लगभग 21-22 साल की लड़की हाथों में कुछ शॉपिंग बैग्स लिए अपनी स्कूटी के पास पहुंच उसके आगे वाली खाली जगह में अपने शॉपिंग बैग को एडजस्ट कर जैसे ही स्कूटी पर बैठने वाली होती है, तभी उसे पीछे से एक आदमी उसके मुंह पर रुमाल रख जोर से दबाते हुए उसके बेहोश होने का इंतजार करने लगता है। वह लड़की थोड़ी देर अपने हाथों से अपने चेहरे को दबाए हुए हाथों को हटाने की कोशिश करती है, मगर कुछ ही देर में उसका पूरा शरीर बेजान होकर उसके पीछे खड़े इंसान पर गिर जाता है। उसके बेहोश होते ही दो आदमी उसके पास आते हैं और उसे उठाकर कुछ दूर खड़ी एक ब्लैक कलर की कार में ले जाते हैं। कुछ ही देर में वह कार उस मॉल की पार्किंग से निकलकर रोड पर दौड़ने लगती है। शाम 5 बजे उस लड़की को थोड़ा थोड़ा होश आता है। धीरे धीरे वह अपनी आंख खोलती है। पहले तो उसे कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन धीरे धीरे पूरी तरह से होश में आने के बाद वह अपने आसपास देखती है। वहाँ बहुत सारे बड़े बड़े कार्टन्स रखे हुए थे। साथ में बहुत सारे टेबल और चेयर्स भी रखे हुए थे, जो ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन से पैक थे। जमीन पर बैठी उस लड़की को अपने चारों तरफ देखकर इतना तो समझ आ गया था कि इस समय शायद वह किसी कॉलेज के बेसमेंट में है। वह धीरे से अपनी जगह से उठती है और बाहर निकलने का रास्ता ढूंढती है। इधर उधर ढूंढने के बाद उसे सीढ़ियां नजर आती हैं। वह उनकी तरफ बढ़ने की कोशिश करती है। तभी कुछ लोगों के कदमों की आवाज आती है। वह लड़की वहीं रुक जाती है। वह देखती है दो आदमी सीढ़ियों से नीचे उतरकर आ रहे हैं। वह आसपास कहीं छुपने की जगह ढूंढती है। अभी वह छुपने की सोच ही रही होती है कि तभी वह दोनों आदमी उसे देख लेते हैं। वह लड़की अपने मन में सोचती है, छुपने से अब कोई फायदा नहीं है, इसलिए वह वहीं खड़ी रहती है। तभी एक आदमी कहता है, तुम्हें होश आ गया? वह लड़की उनकी तरफ देखते हुए बिना डरे उनसे पूछती है, कौन हो तुम लोग और मुझे यहाँ क्यों लाए हो? वह दोनों उसकी बात को सुनकर आपस में एक दूसरे का चेहरा देख हंसने लगते हैं और उसके करीब आने लगते हैं। वह पीछे हटने लगती है। तभी एक आदमी जल्दी से आगे बढ़कर उसे पकड़ लेता है और अपने हाथों से उसके चेहरे को कस के पकड़ उसे किस करने की कोशिश करता है। लेकिन वह लड़की अपने घुटनों को मोड़ उसके दोनों पैरों के बीच में जोर से मारती है। वह आदमी उस लड़की को छोड़ अपने हाथों को अपने दोनों पैरों के बीच लाकर दर्द से छटपटाने लगता है। इधर वह जैसे ही उस आदमी की पकड़ से छूटती है, वैसे ही बिना समय गंवाए सीढ़ियों की तरफ भागती है। तभी दूसरा आदमी दौड़कर उसे पकड़ लेता है और उस पर थप्पड़ों की बारिश कर देता है। तभी सीढ़ियों के ऊपर से एक कड़कती हुई गुस्से से भरी आवाज आती है, छोड़ो उसे। वह आदमी रुक जाता है और ऊपर की तरफ देखता है और उस लड़की को एक तरफ ढकेलते हुए छोड़ देता है, जिससे वह लड़की सीढ़ियों पर गिर जाती है और उसका सर जोर से सीढ़ियों के कोने से टकराता है, जिसकी वजह से उसके सर से खून निकलने लगता है और वह बेहोश होने लगती है। कुछ ही देर में उसकी आंखें बंद हो जाती हैं। तभी ऊपर सीढ़ियों पर खड़ा लड़का नीचे आता है। उनमें से एक आदमी की तरफ देखते हुए गुस्से से कहता है, तुमने तो कहा था कि ये लड़की तुमसे प्यार करती है, मगर इसकी बातों से तो ऐसा लग रहा है कि ये तुम्हें जानती तक नहीं है। वह आदमी कहता है, हाँ, ये मुझे नहीं जानती। वह लड़का फिर पूछता है, जब तुम्हें यह नहीं जानती, फिर तुमने इसे क्यों किडनैप करवाया? वह आदमी अपने चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान लिए हुए कहता है, पसंद आ गई थी मुझे, इसके साथ मजे करने का मन कर रहा था। वह लड़का फिर पूछता है, लेकिन तुमने तो कहा था कि तुम इससे शादी करना चाहते हो। वह आदमी कहता है, शादी? और इससे? इतना कहकर वो जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है, इसके साथ हम दोनों कुछ दिन मजे करेंगे और फिर छोड़ देंगे। तू भी कर लियो मजे, बड़ी हॉट बंदी है। तभी उस आदमी के गाल पर एक जोर का थप्पड़ पड़ता है। वह आदमी कुछ कदम पीछे चला जाता है। वह लड़का गुस्से में कहता है, मुझे लगा तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो और इस लड़की के घर वाले तुम दोनों की शादी के लिए तैयार नहीं है, इसलिए मैंने इसे उठाने में तुम्हारी मदद की। गलती हो गई जो मैंने तुम जैसे घटिया दोस्तों की बातों पर यकीन किया। अब बिना एक मिनट गंवाए तुम दोनों यहाँ से निकल जाओ और इस लड़की को दोबारा आंख उठाकर भी मत देखना, वरना तुम लोगों ने युवराज उपाध्याय की सिर्फ दोस्ती देखी है। तुम्हारा बेहाल करूंगा कि तुम दोनों किसी लायक नहीं रहोगे। यह है युवराज उपाध्याय, जिनकी उम्र लगभग 32 साल है। यह उपाध्याय ग्रुप ऑफ
इंस्टीट्यूट के ऑनर हैं। इसी उम्र में इन्होंने पूरे इंडिया में इस उपाध्याय ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट की ब्रांच खोल रखी है। यह एक बहुत ही पॉपुलर इंसान है और ये दोनों लड़के युवराज के दोस्त हैं। जल्दी यहाँ से निकलो और कभी दोबारा मुझे अपनी शकल मत दिखाना। युवराज की बात को सुनकर उन दोनों आदमियों में से एक कहता है, तू ये ठीक नहीं कर रहा युवराज। इस लड़की की खातिर तू अपनी और हमारी दोस्ती खत्म कर रहा है। युवराज फिर अपने गुस्से भरी और तेज आवाज में कहता है, गार्ड्स। उसकी आवाज सुनकर दो गार्ड्स दौड़ते हुए वहां आते हैं। युवराज कहता है, इन दोनों को जल्दी यहाँ से निकाल कर फेंको और ये दोनों मुझे दोबारा यहाँ आसपास भी नहीं दिखने चाहिए। युवराज का ऑर्डर सुन वह दोनों उन दोनों आदमियों को पकड़कर वहां से ले जाते हैं। युवराज सीढ़ियों के पास पड़ी उस लड़की के पास आता है और अपनी जेब से रुमाल निकालकर उसके सिर पर बांधता है और उसे अपनी गोद में उठा लेता है। कुछ घंटे बाद एक कमरे में वह लड़की बेड पर बेहोशी की हालत में लेटी हुई है और उसके सिर पर पट्टी बंधी हुई है। उससे थोड़ा ही दूर कमरे में रखी रॉकिंग चेयर पर बैठा युवराज उस लड़की के होश में आने का इंतजार करता है। रात के 2 बजे उस लड़की को होश आता है। वह अपने आसपास देखती है। उसे रॉकिंग चेयर पर बैठा युवराज नजर आता है। वह अपने शरीर की सारी ताकत इकट्ठा कर बेड से उठने की कोशिश करती है। तभी युवराज उसे होश में आता देख कहता है, लेटी रहो। वह समझ रहा था कि वह लड़की उसे देखकर घबरा रही है। फिर वह उसे कहता है, तुम यहाँ सेफ हो, डरने की कोई जरूरत नहीं है। वह उठकर उस लड़की के पास आता है और पास ही रखे टेबल से पानी का गिलास उठाकर उसे थमाता है और कहता है, पानी पी लो। वह लड़की डरते हुए युवराज के हाथों से गिलास लेकर थोड़ा घबराई हुई पानी पीती है। युवराज उसके हाथों से गिलास लेकर टेबल पर रख वापस रॉकिंग चेयर पर बैठ जाता है और कहता है, तुम अपने घर का एड्रेस बता दो, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ। वह लड़की अपने घर का एड्रेस बताती है। युवराज कहता है, चलो। वह लड़की उठकर युवराज के पीछे पीछे बाहर आती है। युवराज कार के पास पहुंचकर ड्राइविंग सीट की बगल वाली पैसेंजर सीट का दरवाजा खोल उसे बैठने के लिए कहता है। वह लड़की आकर बैठ जाती है। युवराज ड्राइविंग सीट पर बैठकर कार ड्राइव करने लगता है। वह लड़की युवराज से पूछती है, टाइम कितना हो रहा है। युवराज अपने हाथ में पहनी हुई घड़ी की तरफ देखकर कहता है, रात के 2 बज रहे हैं। उस लड़की की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। युवराज उसकी तरफ देखता है लेकिन कुछ नहीं बोलता। लगभग 1 घंटे बाद वह लोग उस लड़की के घर पहुंच जाते हैं। कार के रुकते ही वह लड़की जल्दी से कार का दरवाजा खोल भागती हुई अपने घर के मेन डोर पर पहुंच जाती है और डोर बेल बजाने लगती है। युवराज उस घर के बाहरी कार में बैठा उस लड़की को ध्यान से देख रहा था। वह लड़की लगातार घर की डोरबेल बजाए जा रही थी। कुछ देर बाद दरवाजा खुलता है और एक आदमी दरवाजे पर खड़ा होता है। शायद वह उस लड़की का भाई था। वह लड़की घर के अंदर जाने की कोशिश करती है मगर वह आदमी उस लड़की का हाथ पकड़कर बाहर की तरफ धकेल देता है। वो लड़की जमीन पर गिर जाती है और उसकी कोहनी में चोट लग जाती है जिसकी वजह से उसकी कोहनी से खून निकलने लगता है। उस लड़की को जमीन पर गिरता देख युवराज जल्दी से अपनी कार का डोर खोलकर बाहर आता है और उसकी तरफ जाने लगता है मगर वह देखता वो जल्दी से उठकर दरवाजे को बंद करने से रोकने की कोशिश करती है जिसे उसका भाई बंद कर रहा था। मगर वह दरवाजे को बंद होने से रोक नहीं पा रही थी। वह जितनी ताकत दरवाजे को खोलने में लगा रही थी उससे कई गुना ताकत उसका भाई दरवाजे को बंद करने में लगा रहा था। वह नहीं चाह रहा था कि वो लड़की घर के अंदर आए। युवराज को यह सब देखकर काफी गुस्सा आता है। वह दरवाजे के पास पहुंचकर उस लड़की को पीछे कर एक जोर की लात दरवाजे पर मारता है जिसकी वजह से दरवाजा खुल जाता है और उसका भाई जमीन पर गिर जाता है। युवराज उस लड़की का हाथ पकड़कर अंदर लेकर आता है। अब तक के शोर शराबे की वजह से घर के सभी लोग वहां पर आ चुके थे। उसका भाई जमीन से उठकर खड़े होते हुए कहता है, ये क्या बदतमीजी है और तुम कैसे मेरे घर के अंदर आ गए। तभी एक आदमी जिसकी उम्र लगभग 60 के आसपास होती है गुस्से में आकर कहता है, कौन हो तुम और इस तरह से इतनी रात में मेरे घर में घुसने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। वो लड़की दौड़कर उस इंसान के गले लगते हुए कहती है, पापा देखिए ना, भैया मुझे घर के अंदर नहीं आने दे रहे थे। उसके पापा उसे अपने से दूर धकेलते हैं जिसकी वजह से वो लड़की गिरने को होती है मगर युवराज जल्दी से उसके पास आकर उसे संभाल लेता है।
तभी उसके पापा दांत पीसते हुए गुस्से में कहते हैं, मर गई तुम हमारे लिए। और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस घर में वापस आने की? जिसके साथ भागी थी उसी के साथ जाकर के रहो, और अभी के अभी मेरे इस घर से निकल जाओ। अपने पापा की बात सुनकर वो रोते हुए कहती है, पापा, मैं किसी के साथ नहीं गई थी। कुछ लोगों ने मेरा किडनैप कर लिया था। तभी उसकी भाभी उसके पास आकर कहती हैं, सारे रिश्तेदारों के सामने हमारी नाक कटवा दी, कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा, और अब आ गई मुंह उठाकर अपने आशिक के साथ। इतना कहकर वह उसे एक जोरदार चांटा मारती है। वो रोते हुए कहती है, नहीं भाभी, आप गलत समझ रही हैं। मैंने कुछ भी गलत नहीं किया, मेरा यकीन कीजिए। इतना कहकर वो अपने पापा के पास जाकर उनके पैरों के पास अपने घुटने के बल बैठ अपने दोनों हाथों को जोड़कर रोते हुए कहती है, प्लीज पापा, मेरी बात तो सुन लीजिए, मैं सच कह रही हूँ, मेरी बात पर भरोसा कीजिए। इतना कहकर वो जोर जोर से रोने लगती है। तभी उसका भाई उसके पास आकर उसके बालों को पकड़ते हुए कहता है, निकल जाओ इस घर से। इस घर में अब तेरे लिए कोई जगह नहीं है। आज मेरे बेटे का बर्थडे था और तूने उसे भी खराब कर दिया। सारे रिश्तेदार हम पर थू थू कर रहे थे, मगर तुझे तो इन सबसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। इतना कहकर वो उसके बालों से पकड़कर घर के दरवाजे के बाहर ले जाने की कोशिश करता है। तभी युवराज उसके सामने आकर उसे गुस्से में घूर कर देखता है, जिससे डरकर उसका भाई उसे छोड़ देता है। फिर युवराज छवि के पापा की तरफ देखते हुए कहता है, देखिए, इसमें इसकी कोई गलती नहीं है। यह किसी के साथ नहीं गई थी। तभी उसकी भाभी कहती हैं, अगर ये किसी के साथ नहीं गई थी तो अब तक कहाँ थी, और इतनी रात को कहाँ से आ रही है? और इसे जरा भी हमारी इज्जत की परवाह नहीं हुई। इसे पता था कि आज मेरे बेटे की बर्थडे पार्टी है, और आज ही का दिन मिला था इसे तुम्हारे साथ भागने के लिए। युवराज गुस्से में छवि की भाभी की तरफ देखते हुए कहता है, जबान संभाल कर बात करो। मैंने कहा ना, ये किसी के साथ नहीं गई थी। इसका किडनैप हुआ था, और ये इतनी रात को इसलिए आ रही है क्योंकि अभी तक ये बेहोश थी। उसकी भाभी अपने हाथ मटकाती हुई कहती है, अच्छा, बेहोश थी? हमें बुद्धू समझा है क्या? गुलछर्रे उड़ाने के बाद अब मन भर गया तो इसे हमारे सिर पटकने आ गए। उसकी भाभी की बात सुनकर युवराज गुस्से में उसकी तरफ देखते हुए कहता है, जबान संभाल कर बात करो। तभी उसके पापा उसका हाथ पकड़कर घर के बाहर लेकर आते हैं और हाथ जोड़ते हुए कहते हैं, अब और जलील नहीं होना हमें सबके सामने। अभी इसी वक्त यहाँ से निकल जाओ और दोबारा कभी मत आना यहाँ। इतना कहकर वो वापस घर के अंदर जाने लगते हैं। तभी वो लड़की उनकी बाह पकड़कर रोती हुई कहती है, मैं कहाँ जाऊंगी पापा, प्लीज मुझे घर से मत निकालिए। मैंने कोई गलत काम नहीं किया है। उसके पापा उसका हाथ झटक कर अंदर आ जाते हैं और युवराज को भी बाहर जाने का इशारा करते हैं। लेकिन युवराज कहता है, आप गलत कर रहे हैं। ये आपकी बेटी है, आप उसे इस तरीके से घर से नहीं निकाल सकते। उस लड़की के पापा कहते हैं, तुम अभी के अभी निकल जाओ मेरे घर से, वरना मैं पुलिस को बुला लूंगा। वो लड़की जो बाहर खड़ी रो रही थी, अचानक से बेहोश होकर गिर जाती है। उसे गिरता देखकर युवराज दौड़कर उसके पास आता है और उसके गालों को थपथपाकर उसे होश में लाने की कोशिश करता है। युवराज के बाहर निकल जाने पर उस लड़की के पापा घर का मेन डोर बंद कर देते हैं। यह देखकर युवराज को बहुत गुस्सा आता है, मगर वह इस समय उस लड़की को होश में लाने में लगा हुआ था। वह जल्दी से अपनी कार में रखी पानी की बोतल लेकर आता है और उसमें से पानी निकालकर उस लड़की के चेहरे पर पानी की छींटे मारता है। वो लड़की होश में आती है और उठकर वहीं पिलर से टेक लगाकर बैठ जाती है। युवराज उसके पास से उठकर दरवाजे के पास जाकर दरवाजा खटखटाने लगता है, मगर वो लड़की उठकर युवराज के पास आती है और उसके हाथ को पकड़कर रोकते हुए कहती है, कोई फायदा नहीं है, अब ये नहीं मानने वाले। इन्हें बहाना चाहिए था मुझे घर से निकालने का, और वह आज इन्हें मिल गया। अब ये मुझे यहाँ नहीं रहने देंगे। इतना कहकर वो जोर जोर से रोने लगती है। कुछ देर वहीं खड़ी रोती रहती है। फिर वह युवराज के हाथ को खींचते हुए बाहर की तरफ लाती है और उसकी कार के पास पहुंच करके कहती है, आपने मेरी बहुत मदद की, उसके लिए थैंक्स। अब आप जाइए। युवराज उसकी बात सुनकर कहता है, लेकिन तुम अब कहाँ जाओगी? वो कहती है, पता नहीं। इतना कहकर वह सुनसान अंधेरी रोड पर चलने लगती है। युवराज वही खड़ा उसे जाते हुए देखता है।
वो लड़की रोते हुए उस अंधेरे में रोड पर आगे बढ़ रही थी। युवराज अपनी कार में बैठ कार को ड्राइव कर उस लड़की के पास जाता है और कार से उतरकर उसके पास आकर कहता है, बैठो। वो कुछ नहीं बोलती है और युवराज के बगल से निकलती हुई वापस चलने लगती है। युवराज उसके पास आकर उसके हाथ को पकड़ अपनी कार की तरफ ले जाता है और कार का डोर खोलकर उसे बिठा देता है और खुद भी ड्राइविंग सीट पर बैठकर कार ड्राइव करने लगता है। वो लड़की गुस्से में उसकी तरफ देखते हुए कहती है, जाने दीजिए मुझे। युवराज कहता है, अभी चुपचाप बैठो, घर पहुंचकर बात करेंगे। वो लड़की कहती है, मुझे कहीं नहीं जाना, प्लीज आप जल्दी कार रोकिए, मुझे उतरना है। युवराज कहता है, पागल मत बनो, इतनी रात में मैं तुम्हें इस सुनसान रोड पर कैसे उतार दूं। अभी मेरे साथ चलो, सुबह तुम्हें जो ठीक लगेगा वह करना, लेकिन मैं इस समय तुम्हें ऐसे यहाँ नहीं छोड़ सकता, कभी भी नहीं। वो लड़की अब चुप हो जाती है। शायद उसमें अब कुछ और बोलने की हिम्मत ही नहीं बची थी। कुछ देर युवराज एक बड़ी सी बिल्डिंग के सामने अपनी कार रोकता है और उस लड़की की तरफ आकर कार का दरवाजा खोलता है और हाथ पकड़कर उसे बाहर निकालता है। फिर कार को लॉक कर उसका हाथ पकड़े ही लिफ्ट के पास आता है और लिफ्ट का बटन प्रेस करता है। कुछ ही देर में लिफ्ट आ जाती है और वह दोनों लिफ्ट के अंदर आ जाते हैं। फिर वह अपने फ्लोर पर जाने के लिए बटन प्रेस करता है और वह दोनों कुछ ही देर में अपने फ्लोर पर पहुंच जाते हैं। लिफ्ट से बाहर निकलकर युवराज अपने अपार्टमेंट की डोर पर पहुंचकर कोड प्रेस कर अपने अपार्टमेंट का डोर खोलता है। डोर खोलने के बाद वह उसका हाथ पकड़ अंदर आता है। अंदर लिविंग रूम में पड़े सोफे पर उसे बैठाते हुए किचन से पानी लेकर आता है और उसे पानी पीने के लिए देता है और दूसरे सोफे पर खुद बैठ जाता है। वो लड़की पानी का गिलास अपने सामने पड़ी टेबल पर रखकर अपनी नजरें फर्श पर बिछी कालीन पर टिका देती है। युवराज कुछ देर ऐसे ही उसे देखता रहता है, फिर कहता है, अंदर रूम में जाकर तुम रेस्ट करो, सुबह बात करेंगे। इतना कहकर वो सोफे से उठकर खड़ा हो जाता है और उस लड़की के उठने का इंतजार करने लगता है, मगर वो लड़की वहीं वैसे ही बैठी रहती है। कुछ देर इंतजार करने के बाद भी जब वह उठकर नहीं खड़ी होती है तो युवराज खुद ही उसका हाथ पकड़कर उसे उठाता है और अंदर की तरफ बने रूम में लेकर जाता है। रूम में पहुंचकर वह उस लड़की को बेड पर बिठाता है और उसे लेटने के लिए कहता है। वो लड़की अपने दोनों पैर मोड़कर बेड पर लेट जाती है। युवराज उसे ब्लैंकेट से कवर कर लाइट्स ऑफ करके रूम में ही पड़े सोफे पर खुद भी लेट जाता है। कुछ ही देर में वह दोनों ही सो जाते हैं। अगली सुबह 9 बजे युवराज का फोन रिंग करता है, जिसकी वजह से उसकी नींद खुल जाती है। वह अपना फोन उठाकर उसे साइलेंट करता है और फिर बेड पर सो रही उस लड़की को देखता है। सोती उस लड़की के चेहरे पर अभी भी परेशानी के भाव थे। युवराज सोफे से उठकर अपने फोन को ले रूम से बाहर निकल जाता है। लिविंग रूम में पहुंचकर वह फोन रिसीव करता है। यह फोन उसके पर्सनल असिस्टेंट रॉकी का था। रॉकी की बात सुनकर युवराज कहता है, आज का सारा काम तुम संभाल लो, मैं आज नहीं आ पाऊंगा। इतना कहकर वह फोन डिस्कनेक्ट कर देता है। वह वहीं लिविंग रूम में सोफे पर बैठ शिवा को आवाज लगाता है। शिवा उसका कुक था, जो उसके लिए खाना बनाने के साथ साथ उसके सारे काम करता था, जो सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक उसके अपार्टमेंट पर ही रहता था। युवराज की आवाज़ सुनकर शिवा उसके पास आता है और उसके हाथों में काफ़ी का मग होता है। वह काफ़ी का मग युवराज को देता है। युवराज उसके हाथ में पकड़े काफ़ी के मग को अपने हाथ में लेते हुए कहता है, शिवा, आज इस घर में मेरे अलावा कोई और भी है, तो उसके लिए भी खाने और बाकी चीज़ों के बारे में देख लेना और कुछ देर बाद उसे कॉफ़ी दे देना। इतना कहकर युवराज अपनी कॉफ़ी का सिप लेते हुए अपना फ़ोन चेक करने लगता है। कुछ देर बाद वो अपनी कॉफ़ी ख़त्म कर अपने रूम में बने बाथरूम में नहाने चला जाता है। युवराज अपने रूम में रेडी होकर वापस लिविंग रूम में आकर सोफे पर बैठते हुए शिवा को आवाज देता है। शिवा उसके पास आकर कहता है, जी भैया। युवराज कहता है, क्या तुमने अंदर रूम में काफी दे दी। शिवा कहता है, भैया मैं गया था तो, लेकिन काफी देर तक दरवाजा खटखटाता रहा, मगर कोई आवाज नहीं आई, तो मैं काफी लेकर वापस आ गया। युवराज शिवा की बात सुनकर सोफे से उठकर उस लड़की के रूम की तरफ बढ़ जाता है। वह दरवाजे पर पहुंचकर नॉक करता है, मगर अंदर से कोई आवाज नहीं आती। युवराज दरवाजा खोलकर अंदर जाता है
तो देखता है वह लड़की बेड के पास ही जमीन पर अपने घुटनों पर से झुकाकर बैठी रो रही थी। युवराज उसके पास जाकर वहीं जमीन पर बैठ जाता है और कहता है, सुनो। वो लड़की अपना सिर उठाकर युवराज की तरफ देखती है। युवराज कहता है, कितना रोगी? कल से बस रो ही जा रही हो। मगर छवि का रोना बंद नहीं हो रहा था। युवराज उसे काफी समझाने की कोशिश करता है, मगर उसका रोना बंद नहीं हो रहा था। युवराज जब देखता है कि छवि पर उसके समझाने का कोई असर नहीं हो रहा है, तो वह अपने दोनों हाथों से उसके चेहरे को पकड़ उसके आंसुओं को पोंछते हुए उसे गले से लगा लेता है। फिर धीरे धीरे उसके सिर को सहलाने लगता है। वो लड़की जो इस समय पूरी तरह से अकेली पड़ गई थी, युवराज के गले लगाने से उसे सहारा मिलता है और वह भी अपने दोनों हाथों को युवराज की पीठ पर लपेट लेती है। कुछ देर वह ऐसे ही युवराज से लिपट कर रोती रहती है। फिर युवराज उसे अपने से अलग कर उसे कंधे से पकड़कर उठाता है और सोफे पर बिठाकर खुद भी उसकी बगल में बैठ शिवा को कॉफी लाने के लिए आवाज लगाता है। कुछ ही देर में शिवा कॉफी लेकर आता है। युवराज शिवा के हाथ से काफी मग लेकर उसकी तरफ बढ़ाता है और कहता है, इसे पियो, तुम्हें अच्छा लगेगा। फिर वह शिवा को ब्रेकफास्ट रेडी करने के लिए कहता है। शिवा युवराज की बात सुनकर कमरे से बाहर चला जाता है। वो लड़की काफी पीते हुए जमीन को निहारे जा रही थी। युवराज उससे पूछता है, नाम क्या है तुम्हारा? वो लड़की सिर उठाकर युवराज की तरफ देखते हुए कहती है, छवि। युवराज फिर पूछता है, क्या करती हो? छवि कहती है, इसी साल मैंने पीजी कंप्लीट किया है। अब प्रिपरेशन कर रही हूँ। युवराज कहता है, किस चीज़ की प्रिपरेशन कर रही हो? छवि कहती है, सिविल सर्विसेज की। युवराज कहता है, पीजी कंप्लीट किया है तो नीट की प्रिपरेशन क्यों नहीं की तुमने? छवि कहती है, मैंने नीट क्वालिफाई कर लिया है। युवराज छवि की बात सुनकर कहता है, गुड। युवराज बस किसी तरह से अपनी बातों से छवि का ध्यान कल के वो इंसिडेंट से हटाना चाह रहा था। वह जानता था कि यह सब भूलना छवि के लिए आसान नहीं है, क्योंकि एक ही दिन में छवि से उसका घर परिवार सब छिन गया था, जिसका जिम्मेदार युवराज भी था। वह बिना सच जाने अपने दोस्तों की बातों में आकर छवि की किडनैपिंग में उसकी मदद की थी, जिसकी वजह से छवि आज इस हालत में थी। फिर वह छवि से कहता है, मैं युवराज हूँ। छवि कुछ नहीं बोलती। वह अभी भी जमीन पर नशे गड़ाए चुपचाप बैठी थी। फिर युवराज कहता है, तुम्हारे कपड़े गंदे हो गए, तुम जाकर नहा लो। इतना कहकर वो रूम से बाहर चला जाता है। कुछ देर बाद वह वापस छवि के रूम में वापस आता है। उसके हाथ में कुछ कपड़े होते हैं। छवि अभी भी वैसी सोफे पर सिर झुकाए हुए बैठी जमीन को निहार रही थी। युवराज छवि के पास आकर बैठता है और कहता है, इस तरह से बैठे रहने से जो हो चुका है, क्या वह बदल जाएगा? या तुम्हारे आंसू बहाने से सब कुछ ठीक हो जाएगा? अगर इससे सब कुछ वापस पहले की तरह हो जाता है तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। तुम ऐसे ही बैठकर रोती रहो। लेकिन तुम भी जानती हो, इन सब में कुछ नहीं होने वाला, सिवाय तुम्हारी तबीयत खराब होने के। तुम्हें खुद को संभालना होगा। आगे तुम्हें किसी का सहारा नहीं मिलने वाला। तुम्हें खुद को सपोर्ट करके आगे बढ़ना है। ये कहकर वह छवि का हाथ पकड़कर उठाता है और बाथरूम के पास ले जाकर उसके हाथ में अपने लाए हुए कपड़े थमाते हुए कहता है, अभी इसी से काम चलाना पड़ेगा तुम्हें। इतना कहकर वह छवि को बाथरूम का दरवाजा खोल अंदर जाने का इशारा करता है। छवि भी कपड़े लेकर अंदर चली जाती है। कुछ देर बाद वह बाथरूम से बाहर आती है। युवराज वहीं सोफे पर बैठ अपना फोन चेक कर रहा था। बाथरूम के दरवाजे के खुलने की आवाज से वह सिर उठाकर उधर देखता है। उसकी टी शर्ट और लोअर पहने हुए छवि बहुत ही क्यूट लग रही थी, जबकि वह टी शर्ट छवि के लिए काफी बड़ी थी। फिर भी छवि उसमें काफी अच्छी लग रही थी। वह कहता है, तुम रेडी होकर बाहर आ जाओ। इतना कहकर युवराज रूम से बाहर निकल जाता है। कुछ देर बाद छवि बाहर आती है। वह देखते है युवराज डाइनिंग टेबल पर बैठ उसका इंतजार कर रहा है। छवि को आते देख युवराज उसे बैठने का इशारा करता है। छवि भी डाइनिंग टेबल के पास आकर एक चेयर खींचकर बैठ जाती है। छवि के बैठने के बाद शिवा ब्रेकफास्ट लेकर आता है। युवराज कहता है, यह शिवा है, और शिवा, ये छवि है। शिवा कहता है, नमस्ते दीदी। छवि शिवा को नमस्ते कहने पर उसे देखकर अपने चेहरे पर जबरदस्ती मुस्कान लाने की कोशिश करती है।
फिर शिवा कहता है, दीदी अभी तो हमने नाश्ता बना दिया है, लेकिन दोपहर के खाने में आप हमें बता देना आपको क्या पसंद है। छवि कुछ नहीं बोलती। शिवा छवि की प्लेट में ब्रेकफास्ट सर्व कर वापस किचन में चला जाता है। छवि को कुछ भी खाने का मन नहीं हो रहा था, बल्कि उसे इस समय रोना आ रहा था। उसका मन कर रहा था कि वह अभी यहाँ से उठकर रूम में जाकर खूब रोए, मगर वह इस समय युवराज के घर में थी। वह यह देख रही थी कि युवराज कल रात से ही उसकी वजह से कितना परेशान हो रहा है। जहाँ एक तरफ उसके अपने घर वाले उसे घर से बाहर निकाल चुके थे, वहीं युवराज उसे उन किडनैपर से बचाकर लाया था, और उसके बाद घर से निकाले जाने के बाद उसे अपने घर लाकर उसे सहारा दिया और उसे नॉर्मल होने के लिए कितने एफर्ट्स कर रहा था। वह चुपचाप अपनी प्लेट में पड़ी सैंडविच उठाकर खाती है। बहुत कंट्रोल करने के बाद भी उसकी आंखों में आंसू आ ही जाते हैं। वह अपनी आंखों में आए हुए आंसुओं को अपने सिर को नीचे झुकाकर पहुंचती है। इस समय वह यही कोशिश कर रही थी कि उसके आंसू कहीं उसके पास ही बैठे युवराज को न दिखाई दे जाए। फिर वह अपना सिर झुकाए ही बड़ी मुश्किल से सैंडविच खाती है। युवराज उसे देख रहा था और सबको समझ भी रहा था, लेकिन वह कुछ नहीं बोलता और चुपचाप बैठे ब्रेकफास्ट करता है। कुछ देर बाद जब उसका ब्रेकफास्ट खत्म हो जाता है, युवराज अपनी चेयर से उठकर लिविंग रूम में बने सोफे पर आकर बैठता है। तभी डोरबेल बजती है। शिवा जाकर दरवाजा खोलता है, उठकर वापस रूम में चली जाती है। दरवाजा खुलने के बाद युवराज का पर्सनल असिस्टेंट रॉकी अंदर आता है। उसके हाथ में कई सारे बैग्स होते हैं। वह युवराज के पास आता है और उसे गुड मॉर्निंग विश करता है। युवराज उसे बैठने के लिए कहता है और रॉकी से पूछता है, जो मैंने कहा था तुम बस सारी चीजें लेकर आए हो? रॉकी कहता है, जी सर, मैं आपकी कही हुई सारी चीजें लेकर आया हूँ। इतना कहकर वह एक बैग उठाकर युवराज के पास करता है और कहता है, सर, ये बैग कपड़े हैं जो आपने लाने के लिए कहा था, और बाकी की चीजें इन बाकी बैग्स में है। युवराज उसके हाथ में पकड़ा बैग अपने हाथ में लेते हुए कहता है, तुम बैठो, मैं अभी आता हूँ। इतना कहकर वह उठकर छवि के रूम की तरफ चला जाता है। छवि के रूम के पास पहुंचकर वह डोर पर नॉक करता है, मगर फिर अंदर से कोई आवाज नहीं आती। वह डोर खोलकर अंदर आता है। वह देखता है छवि रूम में बनी विंडो के शीशे पर सिर टिकाए बाहर की तरफ देख रही थी। वह इतनी खोई हुई थी कि उसे युवराज के अंदर रूम में आने का भी पता नहीं चला। युवराज उसके पास पहुंचकर कहता है, छवि, लेकिन छवि तो कहीं और ही खोई हुई थी। उसे तो युवराज की आवाज़ सुनाई ही नहीं दे रही थी। युवराज इस बार उसके कंधे को जोर से हिलाते हुए उसका नाम लेता है। तब जाकर छवि को होश आता है। वह हड़बड़ाकर युवराज की तरफ देखते हुए कहती है, जी, जी क्या हुआ? युवराज अपने हाथ में पकड़ा हुआ बैग छवि की तरफ बढ़ाते हुए कहता है, इसमें कपड़े हैं, तुम 10 मिनट में रेडी होकर लिविंग रूम में आ जाओ, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। इतना कहकर वो रूम से बाहर निकलने लगता है। दरवाजे के पास पहुंचकर वह रुकता है और छवि की तरफ मुड़कर छवि को देखते हुए कहता है, तुम्हारे पास बस 10 मिनट का टाइम है। इतना कहकर वो रूम से बाहर निकल जाता है। युवराज ये कपड़े शिवा के हाथों भी छवि के पास भिजवा सकता था, मगर वह जानता था कि शिवा के कहने का शायद ही छवि पर असर होता जो युवराज के कहने का होगा। इसलिए युवराज खुद ही छवि के लिए वह कपड़े लेकर आया था। कुछ देर बाद छवि रेडी होकर लिविंग रूम में आती है। युवराज उसे आते देखकर कहता है, बैठो छवि। छवि साइड में पड़े सोफे पर आकर बैठ जाती है। युवराज फिर कहता है, रॉकी की तरफ इशारा करते हुए, ये मेरा पर्सनल असिस्टेंट है रॉकी, इसे तुमसे कुछ हेल्प चाहिए। इतना कहकर वह चुप हो जाता है। छवि रॉकी की तरफ सवालिया नजरों से देखने लगती है। रॉकी कहता है, हेलो मैम। छवि भी धीरे से हेलो बोलती है। फिर रॉकी कहता है, मैम, हमारे कॉलेज की केमिस्ट्री की टीचर अचानक से ही किसी इमरजेंसी की वजह से छुट्टी पर चली गई हैं, और अभी हमारे सामने टेस्ट पेपर्स को चेक करने की समस्या खड़ी हुई है। सर ने बताया कि आपने भी इसी सब्जेक्ट से पीजी किया है, तो क्या आप हमारी हेल्प कर सकती हैं? उसकी बातों को सुनकर छवि सोच में पड़ जाती है। रॉकी उसे सोचता हुआ देख फिर से कहता है, मैम बताइए ना, क्या आप हमारी हेल्प कर सकती हैं?
छवि अब युवराज की तरफ देखती है। युवराज छवि को अपनी तरफ देखता देखकर कहता है, मेरी तरफ ऐसे मत देखो, तुम्हें जो सही लगता है वही करो। छवि अब रॉकी की तरफ देखकर कहती है, लेकिन मुझे इसका कोई एक्सपीरियंस नहीं है। छवि की बात सुनकर युवराज कहता है, शुरुआत तो कहीं ना कहीं से करनी ही पड़ती है, तभी तो एक्सपीरियंस होता है। युवराज की बात सुनकर छवि कहती है, वह तो ठीक है सर, लेकिन कहीं मुझसे कोई गलती हो गई तो। युवराज कहता है, यह सिर्फ टेस्ट पेपर्स हैं, कोई एग्जाम पेपर्स नहीं है। अगर तुमसे कोई गलती हो ही जाती है तो कोई बात नहीं, बस तुम्हें इन्हें ध्यान से चेक करना है। इसमें वही सारी चीजें हैं जो तुमने पढ़ा हुआ है। युवराज की बातों को सुनकर छवि मन में सोचने लगती है, यह सही ही तो कह रहे हैं। फिर वह रॉकी से कहती है, ठीक है, मैं इन्हें चेक कर दूंगी। छवि के यहाँ करने पर रॉकी अपने पास रखे बैग छवि की तरफ बढ़ाते हुए कहता है, मैम, यह है वह सारे टेस्ट पेपर जिन्हें आपको चेक करना है। उसके बाद वह एक और बैग उसके पास करते हुए कहता है, मैम, इसमें कुछ बुक्स और कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं जिनकी आपको इन्हें चेक करने में ज़रूरत पड़ने वाली है। छवि भी उस बैग को लेकर उसमें रखी एक फाइल निकालती है जिस पर बड़े बड़े अक्षरों में उपाध्याय ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट लिखा हुआ था। उसे देखते ही छवि की आंखें चौड़ी हो जाती हैं। वह हैरानी भरी आवाज में रॉकी की तरफ देखकर कहती है, आप उपाध्याय ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में काम करते हैं? फिर वह युवराज की तरफ ध्यान से देखती हुई कुछ सोचने लगती है। तभी रॉकी उसकी बात का जवाब देते हुए कहता है, जी मैम, मैं वहाँ काम करता हूँ। रॉकी उसे समझाते हुए कहता है, मैम, इसी फाइल में आपको टेस्ट पेपर्स के मार्क्स नोट करने हैं। छवि से हिलाकर ठीक है का इशारा करती है। रॉकी फिर कहता है, मैम, अगर आपको कोई परेशानी हो तो मुझे बता दीजिएगा। इतना कहकर वह युवराज की तरफ देखकर सोफे से खड़े होते हुए कहता है, बॉस, तो क्या मैं जाऊं? युवराज हाँ में सिर हिलाता है। युवराज का इशारा पाकर रॉकी वहां से चला जाता है। छवि वहीं बैठी फाइल को ध्यान से पढ़ने लगती है। युवराज उसे इतने ध्यान से फाइल को पढ़ता देख अपने मन में सोचता है, मेरे इस डिसीजन से मैं तुम्हारे मूड को कुछ तो ठीक कर पाया। इसी तरह धीरे धीरे तुम अपने सारे दुख और परेशानियों को भूलकर आगे बढ़ोगी। जो हो गया मैं उसे बदल तो नहीं सकता, लेकिन मैं आगे कभी भी तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं होने दूंगा। जो तुमसे छूट गया उसके लिए तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता, लेकिन मेरा ये तुमसे वादा है कि आगे तुम बहुत कुछ कर पाओगी जो तुमसे कभी भी कोई भी नहीं छीन पाएगा। युवराज अभी यही सोच ही रहा था, तभी छवि युवराज से कहती है, सर, आपने मेरे लिए इतना कुछ किया है, मैं चाहकर भी आपका यह एहसान कभी नहीं चुका पाऊंगी। जितना भी मैं आपको शुक्रिया कहूँ वह सब कम है। जब मेरे अपने घर वालों ने मुझे घर से निकाल दिया तब आपने मुझे सहारा दिया। आपने उन गुंडों से अगर मुझे नहीं बचाया होता तो न जाने मेरे साथ क्या होता। इतना कहते हुए छवि की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह अपनी आंखों में आए आंसू को पोंछती हुई कहती है, सर, आप थोड़ी और हेल्प कर दीजिए मेरी। युवराज बड़े ही ध्यान से उसकी बातें सुन रहा था। छवि आगे कहती है, बिना किसी रेफरेंस के मुझे हॉस्टल में रूम नहीं मिलेगा। आप तो देख ही चुके हैं रात को मेरे घर वालों का बर्ताव, वह मेरे बारे में क्या सोचते हैं। ये बात अब तक सभी को पता चल चुकी होगी, इसलिए मैं किसी और के पास हेल्प के लिए भी नहीं जा सकती। तो क्या आप किसी गर्ल्स हॉस्टल में मेरे लिए रेफरेंस दे सकते हैं? छवि अपनी बात पूरी करके युवराज की तरफ देखने लगती है। छवि की पूरी बात सुनकर युवराज को सोचते हुए छवि से कहता है, क्या तुम्हें यहाँ रहने में कोई परेशानी है? छवि कुछ नहीं बोलती। युवराज फिर कहता है, देखो, मैं नहीं चाहता तुम अभी यहाँ से जाओ। वह लोग फिर से तुम्हें परेशान कर सकते हैं। यहाँ तुम सेफ हो। वह कहती है, लेकिन सर, मैं यहाँ कैसे रह सकती हूँ? युवराज कहता है, क्या तुम्हें यहाँ रहने में कोई परेशानी है? छवि कुछ नहीं बोलती। युवराज फिर कहता है, देखो, मैं नहीं चाहता कि तुम अभी यहाँ से जाओ। वह लोग फिर से तुम्हें परेशान कर सकते हैं। यहाँ इस घर में तो बिल्कुल सेफ हो। युवराज की बात सुन छवि कहती है, लेकिन सर, मैं यहाँ कैसे रह सकती हूँ? छवि की बात सुनकर युवराज कहता है, क्यों, तुम्हें यहाँ रहने में क्या परेशानी है? छवि फिर कहती है, सर, मैं यहाँ आपके साथ अकेली रहूंगी तो लोग क्या कहेंगे? क्योंकि छवि देख चुकी थी कि कल रात से ही इस घर में युवराज अकेला ही था, इसलिए वह ऐसा कह रही थी।
युवराज छवि की बात सुनकर कहता है, लोग क्या कहेंगे, मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं है। लोगों से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम बताओ, क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा है? मेरे साथ रह सकती हो? छवि कहती है, कैसे भरोसा नहीं होगा आप पर सर? आपकी जगह कोई और होता तो शायद। इतना कहकर वो वापस रोने लगती है। युवराज कहता है, रोना बंद करो। बस फाइनल हो गया। तुम कहीं नहीं जाओगी, यहीं रहोगी। और अब जाकर अपने आप को ठीक करके आओ। हमें बाहर चलना है। छवि अपने आंसू पोंछते हुए कहती है, कहाँ जाना है? युवराज कहता है, भरोसा है ना मुझ पर? छवि हाँ में सिर हिलाती है। युवराज कहता है, फिर बिना सवाल किए चलो मेरे साथ। छवि का इस समय कहीं भी जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था, लेकिन वह युवराज की बात को टालना भी नहीं चाहती थी। वह अंदर रूम में जाती है और अपने आप को ठीक करके कुछ ही देर में वापस आती है। वह दोनों अपार्टमेंट से बाहर आते हैं। युवराज अपनी कार की ड्राइविंग सीट पर बैठते हुए छवि से बैठने के लिए कहता है। युवराज की बात सुनकर छवि भी कार की दूसरी तरफ का गेट खोल युवराज की बगल वाली सीट पर जाकर बैठ जाती है। युवराज कार ड्राइव करने लगता है। छवि चुपचाप खिड़की से बाहर की तरफ देखकर सोच रही थी, ये मेरा ही शहर है। आज सब कुछ कितना बदला बदला सा लग रहा है। कुछ देर में युवराज की कार एक मॉल के सामने पहुंचती है। युवराज छवि को उतरने के लिए कहता है। छवि कार की डोर खोलकर उतर जाती है। युवराज कहता है, तुम यहीं रुको, मैं अभी कार पार्क करके आता हूँ। इतना कहकर वह अपनी कार लेकर पार्किंग की तरफ चला जाता है। छवि वहीं खड़ी युवराज का इंतजार कर रही होती है। कुछ देर बाद युवराज छवि के पास आता है और उसे अंदर चलने के लिए कहता है। छवि युवराज के साथ अंदर आती है। कुछ देर चलने के बाद युवराज एक शॉप के अंदर आता है और छवि की तरफ मुड़कर कहता है, इसमें तुम्हारी जरूरत की सभी चीजें मिल जाएंगी, तुम जाकर ले लो। फिर वह एक सेल्स गर्ल को इशारा करके अपने पास बुलाता है और कहता है, इनकी जरूरत की सारी चीजें दिखाओ। युवराज की बात सुन छवि युवराज की तरफ देखती हुई कहती है, मगर मैं कैसे ले सकती हूँ? इस समय तो मेरे पास। उसकी बात को बीच में काटते हुए युवराज कहता है, इस समय मैं जितना कह रहा हूँ उतना करो। मैं हूँ यहाँ। फिर वह उस सेल्स गर्ल से कहता है, पहले आप इनके साइज की ड्रेस दिखाइए। वह सेल्स गर्ल कहती है, आप लोग आइए मेरे साथ। इतना कहकर वो आगे चलने लगती है। युवराज उसके पीछे चलने लगता है, मगर छवि अभी भी वहीं खड़ी रहती है। युवराज जब उसे वहीं खड़ा देखता है तो वापस उसके पास आकर कहता है, क्या हुआ तुम्हें? छवि कहती है, सर, मैं ये सब अभी नहीं ले सकती हूँ। युवराज कहता है, इसके अलावा कोई ऑप्शन है तुम्हारे पास, या तुम रोज मेरी लोअर टी शर्ट ही पहनना चाहती हो? इतना कहकर वह मुस्कुराने लगता है। छवि कुछ नहीं बोलती है। युवराज फिर कहता है, अब क्यों खड़ी हो? अगर अपने लिए ड्रेस और बाकी जरूरत की चीजें नहीं लोगी तो फिर क्या करोगी? छवि को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। वह युवराज की और एहसान नहीं लेना चाहती थी। कल से युवराज उसके लिए क्या कुछ नहीं कर रहा था, और अब वह उसके लिए यहाँ उसकी जरूरत की सारी चीजें खरीद रहा था। वह वहीं खड़ी अभी यही सोच ही रही थी कि तभी उसकी नज़र युवराज पर जाती है। वह देखती है युवराज उसके लिए ड्रेस सेलेक्ट कर रहा था। वह फिर अपने मन में सोचती है, सच में अभी तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। मुझे अपने लिए सारी चीज़ें लेनी पड़ेंगी, वरना मैं पहनूंगी क्या? बाद में तो मैं इनके सारे पैसे ने वापस लौटा दूंगी। यह सोच वह युवराज के पास जाती है। वह देखती है कि अब तक युवराज उसके लिए कई सारी ड्रेसेस सिलेक्ट कर चुका था। युवराज छवि को अपने पास बुलाते हुए कहता है, यह ड्रेसेस तुम ट्राई कर लो और जो पसंद आए उनमें से फाइनल कर लो। छवि भी उन सारी ड्रेसेस को देखते हुए धीरे से युवराज से कहती है, सर, मैं इस तरह की ड्रेस नहीं पहनती। युवराज एक बार उन सारी ड्रेसेस को देखता है और फिर छवि की तरफ देखते हुए कहता है, आई थिंक छवि, तुम्हें ऐसी ड्रेस पहननी चाहिए, तुम पर अच्छी लगेगी। फिर वह उन सभी ड्रेस को छवि के हाथों में थमाते हुए उन्हें ट्राई करने के लिए कहता है। छवि चाह कर भी युवराज को मना नहीं कर पा रही थी। उन सारी ड्रेसेस को अपने हाथों में लेती हुई छवि ट्रायल रूम की तरफ जाती है और कुछ देर बाद वापस आकर उनमें से दो ड्रेस सेल्स गर्ल को देती हुई कहती है, ये दोनों ठीक हैं, आप इन्हें पैक कर दीजिए। और आप मुझे सलवार कुर्ता और अनारकली सूट दिखा दीजिए।
वह सेल्स गर्ल छवि को उसकी कही गई ड्रेस दिखाती है। छवि उनमें से कुछ ड्रेस सेलेक्ट करती है। कुछ देर बाद वह सारा सामान लेकर युवराज के पास आती है। युवराज काउंटर पर आकर पेमेंट कर छवि के हाथ से सामान लेता है और छवि के साथ उस शॉप से बाहर आता है और छवि को देखकर कहता है, मुझे बहुत भूख लगी है। इतना कहकर वह मॉल में ही बने एक रेस्तरां की तरफ चलने लगता है। छवि भी उसके पीछे पीछे चल रही थी। रेस्तरां के अंदर पहुंचकर एक खाली टेबल देखकर युवराज उसके पास पहुंचकर चेयर खींचकर बैठ जाता है और छवि को भी बैठने का इशारा करता है। छवि भी बैठ जाती है। फिर वह टेबल पर पड़ा मेनू कार्ड उठाकर छवि की तरफ बढ़ाता है और कहता है, तुम्हें क्या खाना है बता दो। छवि में मेनू कार्ड वापस युवराज की तरफ करते हुए कहती है, सर आप कुछ भी मंगा लीजिए। युवराज जानता था छवि खुद से कुछ ऑर्डर नहीं करने वाली, इसलिए वह बिना देर किए एक वेटर को बुलाकर उसे कुछ डिशेज लाने के लिए बोलता है और अपना फोन निकालकर चेक करने लगता है। छवि बड़े ध्यान से देखकर कुछ सोच रही होती है। तभी युवराज उसे अपनी तरफ ऐसे देखते हुए देखकर पूछता है, क्या हुआ? मुझे देखकर क्या सोचने लगी हो तुम? छवि कहती है, सर आपका पूरा नाम क्या है? युवराज छवि का सवाल सुनकर मुस्कुराता है और कहता है, मेरा पूरा नाम युवराज उपाध्याय है। छवि आंखें बड़ी करती हुई कहती है, माय गॉड। इतना कहकर अपने दोनों हाथों से अपने मुंह को ढकती है और फिर कहती है, आप मिस्टर युवराज उपाध्याय हैं? युवराज ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट के ऑनर? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि मेरे सामने द मोस्ट एलिजिबल बैचलर मिस्टर युवराज उपाध्याय बैठे हैं, जिनकी एक झलक पाने के लिए लड़कियां मरी जाती हैं। छवि इस समय सब कुछ भूलकर एक क्यूट और इनोसेंट लड़की बनी हुई थी। युवराज उसे इस तरह की बातें करते देख बस मुस्कुरा रहा था। तभी वेटर खाना लेकर आ जाता है। युवराज छवि से कहता है, चलो लंच कर लो, बाकी की बातें बाद में कर लेना। छवि खाने को अपनी प्लेट में सर्व करती हुई कहती है, सर मैंने तो आपके बारे में बहुत कुछ सुना था, लेकिन आप तो बहुत ही सिंपल पर्सन है। आपको देख कर तो कोई कह ही नहीं सकता कि आप ही द युवराज उपाध्याय हैं। आप कहीं मुझसे झूठ तो नहीं बोल रहे? छवि की आवाज सुन युवराज को खांसी आ जाती है। वह बड़ी मुश्किल से अपने मुंह में लिया हुआ खाना अपने गले के नीचे उतारता है और अपने मन में सोचता है, कितनी पागल लड़की है। क्या अब मुझे अपनी युवराज उपाध्याय होने का सबूत देना पड़ेगा? युवराज को ऐसे देख छवि को एहसास होता है कि उसने गलत बोल दिया है। वह युवराज की तरफ देख बेचारी सा मुंह बनाकर कहती है, आई एम वेरी सॉरी सर, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। फिर वह शांत होकर अपने सिर को नीचे झुकाकर लंच करने लगती है। युवराज भी कुछ नहीं बोलता। कुछ देर में वह दोनों लंच करने के बाद मॉल से बाहर आते हैं। फिर युवराज छवि को मॉल के इंटरेस्ट पर रुकने के लिए कहता है और पार्किंग से अपनी कार लेने चला जाता है। कुछ देर बाद वह कार लेकर आता है और छवि से बैठने के लिए कहता है। छवि कार का डोर खोलकर बैठ जाती है। कुछ ही देर में वह दोनों वापस अपार्टमेंट आ जाते हैं। छवि अपने रूम में चली जाती है और बेड पर लेट फिर से कल के हुए इंसिडेंट के बारे में सोचने लगती है, जिसे वह कुछ देर पहले बिल्कुल ही भूल गई थी। वो सब उसे फिर से याद आ रहा था। वह वापस से वही सब सोचकर रोने लगती है और रोते रोते बेड पर सो जाती है। रात 8 बजे युवराज के कई बार आवाज देने पर उसकी नींद खुलती है। वह देखती है युवराज उसके बेड के पास परेशान खड़ा उसे देख रहा है। वह जल्दी से उठकर बेड पर बैठ जाती है। फिर वह युवराज की तरफ देखकर पूछती है, क्या हुआ? आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? युवराज कहता है, इतनी देर से तुम्हें आवाज दे रहा हूँ, पर तुम्हारी नींद है कि खुलने का नाम ही नहीं ले रही है। मुझे लगा तुम्हें कुछ हो तो नहीं गया। युवराज की बात सुनकर छवि कहती है, मैं ठीक हूँ। युवराज कहता है, ठीक है चलो चलकर डिनर कर लो। छवि कहती है, आप चलिए, मैं आती हूँ। युवराज फिर कहता है, जल्दी आओ, मैं इंतजार कर रहा हूँ। इतना कहकर युवराज रूम से बाहर चला जाता है। छवि का इस समय कुछ भी खाने का बिल्कुल भी मन नहीं था, मगर वह जानती थी कि इस समय वह नहीं खाएगी तो युवराज उसकी वजह से और परेशान होगा। उसके सिर में इस समय बहुत जोर का दर्द हो रहा था। बिना मन के वह वहां से उठती है और रूम में बने बाथरूम में जाकर अपना मुंह धोती है और सामने लगे शीशे से अपने आप को देखकर कहती है, माँ आप मुझे छोड़कर क्यों चली गई? मुझे भी अपने साथ लेकर जाती। किसके सहारे मुझे इस दुनिया में छोड़ गई?
इतना कहकर वो फिर से रोने लगती है। कुछ देर रोने के बाद वह वापस अपने चेहरे पर पानी के छींटे मारती है और तौलिए से अपना मुंह पोंछकर बाहर आती है। वह देखती है युवराज लिविंग रूम में सोफे पर बैठे टीवी का रिमोट हाथ में लिए हुए बार बार टीवी के चैनलों को बदल रहा है। वह युवराज के पास आकर बगल वाले सोफे पर बैठ जाती है। उसे देख युवराज कहता है, आ गई तुम, चलो डिनर करते हैं। इतना कहकर वह अपने हाथ में पकड़ा रिमोट सेंटर टेबल पर रखकर सोफे के उठकर डाइनिंग टेबल के पास आता है और एक चेयर खींचकर बैठ जाता है। छवि भी बैठकर इधर उधर देखते हुए कहती है, शिवा कहाँ है, कहीं दिखाई नहीं दे रहा। छवि की बात सुनकर युवराज कहता है, वह नहीं है, चला गया। वह सुबह 7 बजे आता है और रोज शाम 7 बजे चला जाता है। इतना कहकर वह छवि की प्लेट में खाना सर्व करने लगता है। छवि उसे ऐसा करता देख जल्दी से उसके हाथ में पकड़े हुए बाउल को अपने हाथ में लेती हुई कहती है, आप रुकें, मैं करती हूँ। इतना कहकर वह पहले युवराज की प्लेट में खाना सर्व करती है, फिर अपनी प्लेट में। दोनों साथ में डिनर करते हैं। तभी युवराज छवि से पूछता है, तुम्हारी फैमिली में कौन कौन है? छवि कहती है, पापा, भैया, भाभी और उनका बेटा है। युवराज फिर पूछता है, तुम्हारी माँ? छवि कहती है, 4 साल पहले वह मुझे अकेला छोड़कर भगवान के पास चली गई। युवराज महसूस कर रहा था कि ये बात बताते समय उसे कितना दर्द हो रहा है। वह चुप हो जाता है। दोनों अपना अपना डिनर खत्म करते हैं। युवराज डाइनिंग टेबल से बर्तन उठाकर किचन में रखने वाला होता है। छवि कहती है, आप रहने दीजिए, मैं कर देती हूँ। युवराज कहता है, नहीं, तुम बैठो, मैं कर लूँगा। छवि उसके हाथ में पकड़ी प्लेट्स को अपने हाथ में लेती हुई कहती है, प्लीज सर, मुझे करने दीजिए, मुझे अच्छा लगेगा। युवराज कुछ नहीं बोलता और छवि को करने देता है और वह वापस लिविंग रूम में जाकर सोफे पर बैठ टीवी ऑन कर न्यूज़ देखने लगता है। डाइनिंग टेबल क्लीन कर छवि लिविंग रूम में आकर सोफे पर बैठती है। युवराज उठकर अंदर रूम में आता है और हाथ में दवा लिए वापस सोफे पर बैठते हुए दवा छवि की तरफ बढ़ाते हुए कहता है, लो खा लो इसे, आराम मिल जाएगा। छवि उसके हाथों से दवा लेती हुई किचन की तरफ बढ़ जाती है और पानी का गिलास अपने हाथ में लेकर दवा खाती हुई अपने मन में सोचती है, इन्हें कैसे पता चला कि मेरे सिर में दर्द हो रहा है। फिर वह याद करने लगती है कि कैसे जब भी कभी उसके सिर में दर्द होता था और वह कहती थी कि आज मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, तो उसकी भाभी कहती थी, ये तो तुम्हारा रोज का नाटक है। भैया भी कहते थे, ये सब मुझसे मत कहा करो, और पापा से तो कोई मतलब ही नहीं था। ये सोचते हुए उसकी आंखों में फिर से आंसू आ जाते हैं, लेकिन वह जल्दी से अपनी आंखों में आंसू को पोंछ वापस अपने कमरे में जाने लगती है। उसे कमरे में जाता देख युवराज उसे आवाज देता हुआ कहता है, इधर आओ। छवि उसकी आवाज सुनकर उसके पास आती है। युवराज कहता है, बैठो। छवि उसकी बगल वाले सोफे पर बैठ जाती है। युवराज टीवी की तरफ देखते हुए ही उससे कहता है, देखो, अब तक जो हुआ उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, लेकिन अब तुम जो कर रही हो उसमें तुम्हारी गलती है। छवि सवालिया नजरों से उसकी तरफ देखते हुए कहती है, मैं समझी नहीं, आप किस बारे में बात कर रहे हैं? युवराज टीवी को ऑफ कर उसकी तरफ देखते हुए कहता है, ये जो तुम बार बार अपने आंसुओं को बेच कर रही हो ना, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। छवि कुछ नहीं बोलती। युवराज फिर कहता है, किसके लिए रो रही हो? उनके लिए जिसे तुम्हारे होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, जिनके लिए तुम्हारे आंसुओं का कोई मतलब नहीं है, फिर भी उन लोगों के लिए अपने आंसुओं को वेस्ट कर रही हो। क्यों कर रही हो ऐसा? ऐसा करने से क्या कुछ बदल जाएगा, या तुम्हारे घर वाले तुम्हें वापस अपने साथ लेकर जाएंगे? तुम बताओ मुझे, क्या इनसे कुछ भी होने वाला है? इनसे बस तुम्हारे आगे आने वाली लाइफ पर असर पड़ेगा। तुम्हारे गोल जो हैं, तुम उन्हें अचीव नहीं कर पाओगी। क्या तुम यही चाहती हो? क्या तुम ऐसे रोते हुए अपनी जिंदगी बिताना चाहती हो? वह फिर से छवि से पूछता है, बताओ, क्या तुम यही चाहती हो? छवि कुछ नहीं बोलती। फिर वह कहता है, मैं अब दोबारा तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देखना चाहता, ना ही मेरे सामने, ना ही मेरे पीछे। कुछ समझ आया तुम्हें? छवि अपनी नजर नीचे झुकाए हुए ही हाँ में सिर हिलाती है। उसे सिर हिलाते देख युवराज कहता है, ठीक है, मेरी कई बातों को दिमाग में रखना और पूरा ध्यान अब तुम अपने प्रिपरेशन पर दोगी। इतना कहकर वो टीवी का रिमोट उठाकर छवि के हाथों में देते हुए कहता है, तुम्हें अब नींद तो आएगी नहीं, तो अपने रूम में जाकर बेकार की बातें सोचने से अच्छा है
यहीं बैठकर टीवी पर कुछ देख लो। इतना कहकर वह वहां से उठकर अपने रूम में चला जाता है। छवि वही बैठी अपने हाथों में पकड़े उस रिमोट को देखती है और सोचती है, इनसे तो मेरा कोई रिश्ता भी नहीं है। ये क्यों मेरे लिए इतना सब कुछ कर रहे हैं? इतना गलत कहते हैं लोग इनके बारे में। मैंने तो जो भी इनके बारे में सुना था, ये उसके बिल्कुल ही उल्टे हैं। फिर वह अपने आप को समझाते हुए कहती है, अब मैं अपना पूरा ध्यान अपनी प्रिपरेशन पर लगाऊंगी। सच ही कहा उन्होंने। मैं किसके लिए रो रही हूँ? उन लोगों को मेरी रत्ती भर भी चिंता नहीं है। ये सोचते हुए रात 12 बजे तक वही रूम में लिविंग रूम में बैठी रहती है। फिर उठकर अपने रूम में चली जाती है और फिर बेड पर लेट सोने की कोशिश करती है। जाने कब उसे नींद आती है। अगले दिन सुबह उसकी नींद खुलती है। वह रूम में लगी घड़ी पर नजर डालती है। उसमें 10 बज रहे होते हैं। वह जल्दी से बेड से उठती है और बड़बड़ाती हुई कहती है, हे भगवान, मैं कितनी देर तक सोती रही। 10 बज गए, मुझे पता भी नहीं चला। जल्दी से वह बाथरूम में जाती है और नहाकर वापस रूम में आती है। कुछ देर बाद वो रूम से बाहर लिविंग रूम में आती है। उसे शिवा दिखाई देता है। शिवा उसे देखता है तो कहता है, उठ गई दीदी आप? क्या बनाऊं आपके लिए, चाय या कॉफी? छवि कहती है, चाय। फिर वह उससे पूछती है, सर कहाँ है? शिवा कहता है, कौन भैया? भैया के बारे में पूछ रही हैं आप? छवि कहती है, हाँ। कहाँ है वह, दिखाई नहीं दे रहे। शिवा कहता है, दीदी वह तो चले गए। छवि फिर पूछती है, कहाँ गए? शिवा कहता है, गए होंगे अपने कॉलेज, मुझे ठीक से पता नहीं है। नेक्स्ट पार्ट।